तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपको भिन्न बताना है कौन सा अक्षर विषम होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या चल रहा है। आर आता है आपका 18 नंबर पे और एन आता है आपका 14 यानी कि 14 नंबर पे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का, ठीक है। फिर जे आता है आपका 10 नंबर पे और जी आता है आपका 7 नंबर पे। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, केवल 3 का। यहाँ पे यू आता है आपका 21वें नंबर पे और क्यू आता है आपका 17वें नंबर पे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। एन आता है आपका 14 नंबर पे और जे आता है आपका 10वें नंबर पे। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। यानी कि इसके बीच में भी 4 का डिफरेंस, इसके बीच में भी 4 का डिफरेंस और इसके बीच में भी 4 का डिफरेंस। बट बी ऑप्शन जो है इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो ये ही आपका अक्सर विषम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है इन अल्फाबेट के नंबर्स कैसे याद रखें। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक ट्रिक है। यहाँ पे ए से एम तक लिखिए, ए बी सी डी, फिर एम के नीचे एन लिखिएगा और एन से फिर इस साइड में लिखिएगा जेड तक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अपोजिट वर्ड भी याद हो जाएंगे और आपको इनके ऊपर नंबर डाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर भी याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं होंगे तो ये काम आपको जाते ही एग्जाम में जब रफ शीट मिलती है आपको उस पर कर लेना है। 20 से 30 सेकंड लगेंगे लिखने में, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपको विषम बताना है। देखिए एसएमएस है, स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है और पत्र है। तो इनमें से कौन सा भिन्न होगा। अगर मैं बात करूं एसएमएस की तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक माध्यम है जिससे आप किसी को मैसेज ट्रांसफर करते हैं। सभी जानते हैं 24 घंटे में एक या 2 बार आप एसएमएस कर ही लेते होंगे कहीं ना कहीं। फिर अगर बात करें स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर और पत्र की, ये आपके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो गए सारे के सारे, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया एसएमएस सेंड करने का। इसका मतलब ये ही भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम अगर बात करें कौन सा भिन्न होगा, तो 22 लिखा है, 18 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है। तो भाई इसमें सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, बाकी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता जरूर है, तो इसको भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक पेपर कटिंग पेपर जो मोड़ा जा रहा है, सबसे पहले एक त्रिभुज जैसा पेपर आपको दिया गया है, उसको साइन बता रहे हैं कि इसको अंदर की तरफ मोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज जैसे पेपर को एक बार उठा के इसमें मोड़ दूंगा इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार और मोड़ा जा रहा है तो ये अब उठा के इस डायरेक्शन में मोड़ दिया जाएगा, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का पेपर बन जाएगा। अब ध्यान रखिएगा पेपर में कट लगाया जा रहा है बीच में। पेपर में भाई एक तो कटिंग का ध्यान रखना है कि कहाँ पे कटिंग की जा रही है पेपर में, और एक बार ये ध्यान रखनी है कि कितनी बार मोड़ा जा रहा है। मोड़ा कितनी बार गया, 1 और एक बार यहाँ पे 2, यानी कि 2 बार मोड़ा गया, तो इसका मतलब छेद होंगे 4। अगर उसमें एक कटिंग की जाएगी तो जितनी बार मोड़ा जाता है उसके डबल छेद हो जाते हैं, तो छेद तो 4 होंगे। जैसे अब ये डी वाला ऑप्शन है तो कभी भी राइट नहीं हो सकता, तो इसको तो हटा ही दीजिए, बचे आपके पास 3। अब पेपर जब कटिंग हो रही है तो उसके कहाँ पे छेद आएंगे, अगर ये वाले छेद आ रहे हैं तो साइड में अगर कहीं पे कट लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो ये वाले छेद बनते, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। अगर ये वाले छेद बनाने हैं तो ये भी साइड में ही कट लगाना पड़ेगा कुछ यहाँ पे, तो तब जाके कटिंग ये वाले छेद बनेंगे, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। समझ में आया। अब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये कटिंग हुई है, तो जब यहाँ पे कटिंग होगी तो 2 तो यहीं पे निकलेंगे और फिर आपके 2 जब इस डायरेक्शन में खुल के आ जाएंगे दोबारा से 2 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको वैसे ही करना है कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता उसको हटा देंगे। जैसे मैंने ये हटाया, ये हटाया, मेरे पास 2 बचे, इन 2 में से भी आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि सी आंसर कैसे बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक और दूसरे टाइप का क्वेश्चन, दिए गए विकल्प शब्दों से ऐसे शब्द का चयन कीजिए
सॉरी, जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नया बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो लिखा है आपका इंटरडिपेंडेंट, तो इससे आपका कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने आपको कई बार बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा है इंटरडिपेंडेंट, तो इसका मतलब जो अल्फाबेट इसमें यूज हुए हैं उनका ही यूज करके नीचे आपके ये शब्द बनने चाहिए। अगर इसमें कोई कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाता है कोई से में भी, तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो चेक कर लेते हैं। जैसे आपका ये है पहला, तो आर इसमें है, इसमें भी है, ई भी है, इसमें पी भी है, इसमें और ई, फिर दोबारा से ई आ गया, इसका मतलब 2 ई है इसमें, एन भी है इसमें और टी भी है। तो इसका मतलब पहले वाला तो बन जाएगा। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूँ तो आर है इसमें, ठीक है, ई है इसमें और ई भी है, टी है इसमें तो टी भी है, आर फिर से आ गया। तो इंटरडिपेंडेंट में आपका आर केवल एक बार आता है और इसमें आपका आर 2 बार आ गया। इसका मतलब ये वाला नहीं बन सकता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आर एक बार है तो यहाँ पे भी आर एक बार ही होना चाहिए। अगर 2 बार आ गया तो वो नहीं बनाया जा सकता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए जब 200 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैं यही टाइप के क्वेश्चन 2-2 बार 3-3 बार करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप खुद भी ट्राई करिए भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को करना है कि जो आंसर नहीं हो सकता उसको तो हमें नहीं लगाना है। तो थोड़ा सा पहले आप विजुलाइज कर लीजिए इस तरीके से कि किस तरीके की एक इमेज यहाँ पे बन के आनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके की होगी भाई, यानी कि उसमें एक ये होगा, ठीक है, और एक उसमें ये आपका गोलाई होगी और कुछ इस तरीके से वो इमेज बन रही होगी। ठीक है, इतने तो अच्छी ड्राइंग नहीं है, बाकी ये पेन भी इतना अच्छा नहीं चलता। बाकी ये कुछ इस तरीके से बन के आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें पूरी की पूरी इमेज की, भाई देखिए ये भी बनेगी ना इसमें, ये भी कभी आप यही सोचें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए ये डी वाला ऑप्शन इसमें ये टेढ़ा हो गया तो ये नहीं बन सकता। अब यहाँ पे बात करूँ मैं सी ऑप्शन की, तो अभी इसको छोड़ते हैं क्योंकि मेरे को आंसर लग रहा है। अब ये वाला हो गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है तो ये भी हट जाएगा। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। बाकी ये भी एक बीच में एक्स्ट्रा लाइन भी आ रखी है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका बचा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही ये इमेज है, ये बन गई, फिर आपका ये छोटा त्रिभुज बन गया इस तरीके से, और यहाँ पे ये आपका गोलाई आ गई। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर नहीं हो सकते उसको सबसे पहले हटाइए, मतलब उसको तो आप माइंड से निकाल दीजिए कि ये तो आंसर बन ही नहीं सकता, तो इस पे तो मुझे ध्यान ही नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ध्यान नहीं देना। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इस तरीके से। इसको बताना है आपको कि 4 को 19 लिखा जा रहा है, 4:19 लिखा जा रहा है, तो 7 क्या होगा, 7 क्या होगा। तो इनके बीच में रिलेशन आप फाइंड आउट करिए कि क्या इनके बीच में रिलेशन है। क्वेश्चन को ट्राई करिए, जो भी आपका राइट आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे चल रहा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। बिल्कुल समझ में आ गया। फिर वैसे ही आपको करना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे आप और प्लस 3 कर देंगे, तो 7×7 = 49 और प्लस 3 52 आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 52। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस क्वेश्चन है, यानी कि कुछ तो प्रीवियस ईयर में पूछे ही जा चुके हैं, कुछ उन पे आधारित है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। रीजनिंग में आप 25 में से 25 ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ लें। जितने मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसमें से भी आप 25 में से 25 लेके आ सकते हैं। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं और मेहनत करके आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाल के लेके आ सकूं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये एनालॉजी के ये क्वेश्चन है और इनको कैसे करना है, ये 8, 9, 10, 11 ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से करिए, बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे लिखा DIMO को DMIO लिख दिया गया है, JUVR को क्या लिखा जाएगा, नेक्स्ट आपको बताना है। तो ट्राई करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन किया गया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका DIMO को DMIO कैसे लिखा गया, D को वैसे रखा गया, O को भी वैसे रखा गया, I और M को क्रॉस करके मतलब एक दूसरे की जगह रख दिया गया, यानी कि I को M के स्थान पे और M को
आई के स्थान पे रख दिया गया। तो आपका जो राइट आंसर बन के आ गया DMIO। तो वैसे ही आपको JUVR को करना है, जे वैसे रखेंगे, आर को भी वैसे रखेंगे, यू और वी को हम इंटरचेंज कर देंगे, वी और यू, यानी कि JVUR आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट राइट आंसर बताइए। पुस्तक का पुस्तकालय वर्क्स का क्या होगा। देखिए पुस्तक कहाँ पे होती है, पुस्तकालय में होती है, तो वर्क्स कहाँ के, वन में होंगे, तो वन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। फ्रेंच आपका फ्रांस लिखा है, डच कहाँ पे है। देखिए फ्रांस की जो भाषा है वो क्या है, फ्रेंच है। डच कहाँ की भाषा है, तो ये आपका पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो डच आपकी हॉलैंड की है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करिए और क्या है इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया आपने, ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके ट्राई किया करें। आप सोचते होंगे कि मैं टाइम तो देता ही नहीं हूँ, फिर कैसे कर लेंगे। तो वीडियो को रोक लिया करें, स्टॉप कर लिया करें, पॉज कर लिया करें, उसके बाद ट्राई करके जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। देखिए इसमें क्या चल रहा है, 2 को 0 लिखा गया है, 2 0 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 6 के बराबर है, 5 9 के बराबर है, 7 किसके बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर देखना है क्या चल रहा है। ऊपर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से आपका यहाँ पे 6 आएगा, 6 आपका आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का आपको बताना है। ठीक है, तो 6 का तो आपको बीच में से मिस मार दीजिए, कुछ नहीं है, बट आपको सीधा 7 का पता होना चाहिए। बट इनके बीच में अगर रिलेशन पता होगा तो 6 का भी बता देंगे, 7 का भी बता देंगे, 8 का भी बता देंगे। रिलेशन क्या है ये जान लीजिए। आपको ये पता चल गया, पहला जो है जो इक्वल के पहले लिखा है उसका क्या है, वो तो डायरेक्ट लिखा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब आगे वाले का देखिए, 0 से 3 बनाया यानी कि +3, 3 से 6 बनाया यानी कि +3, 6 से 9 +3, और 9 से आप यहाँ पे 12 करेंगे तो यहाँ पे +6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 के बाद 7 आया और 7 में फिर 12 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 15 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आ रहा है। ठीक है बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है, यह आपको बताना है। भाई मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया है। मिरर अगर आपका देखिए यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या इमेज बनेगी मिरर में, यह आपको बताना है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि अगर मिरर इमेज का है या वोटर इमेज का क्वेश्चन है, तो जहां पे भी मिरर रखा होगा, जहां पे भी मिरर रखा होगा उसको देखना है आपको कि उसके पास में कौन सी चीजें हैं उस फिगर की। अगर इस मिरर की मैं बात करूं, यहाँ पे मिरर रखा है, तो इस मिरर में देखिए यहाँ पे ये चिन्ह वाला है पास में, और ये सॉरी, ये है आपका पॉइंट वाला दूर। भाई आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए वीडियोस भी थोड़ी कम बना पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस भी आती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये चिन्ह वाला साइन पास में है, तो आपको क्या करना है, ये पास में रखना है और इसको दूर रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज बन जाएगी। समझ में आया, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं उल्टा कर देना है, जो चीजें जिसकी जो फेस इस डायरेक्शन में था उसको इस डायरेक्शन में कर देना है, या फिर आप ऐसे ही समझिए कि जो चीजें पास में है उसको पास में रखना है और जो दूर है उसको दूर रखना है। ठीक है, ये पास में था तो इसको पास में ही लेके आना है। मिरर ये रखा है ना, मिरर के पास में है तो ये भी पास में ही है, और ये पॉइंट वाला दूर है तो वो दूर ही रहेगा। अब देख लीजिए कौन सही राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला कभी नहीं हो सकता, सी वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन ऊपर को चेंज हो गया, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। मिरर इमेज में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, दिशा चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन इन द सेंस कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं होगा, साइड का दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए और जल्दी से इसका फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, दूध, बकरी और गाय तीनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। दूध क्योंकि बकरी दूध, बकरी भी देती है, गाय भी देती है, बट मुर्गी दूध नहीं देती है। ठीक है, इसका मतलब मुर्गी एक अलग जानवर हो जाएगी इन तीनों में। बकरी, गाय और मुर्गी में, इन तीनों में दो तो एक साथ आ सकते हैं एक दूसरे के रिलेशन में, बट मुर्गी नहीं आ सकती है, क्योंकि ये तो किस चीज़ से एक दूसरे को मैच करते हैं, दूध से। ये भी दूध देती है, ये भी दूध देती है, बट मुर्गी नहीं देती है। इसका मतलब आपको एक ऐसी फिगर देखनी पड़ेगी जिसमें 3 वेन डायग्राम तो एक चीज़ को शो कर रहे होंगे,
एक दूसरे को रिलेशन में शो कर रहे होंगे, बट एक अलग शो कर रहा होगा। तो एक अलग शो कर रहा है ए वाला और सी वाला, इन दो में ये तो कभी नहीं बन सकता, ये भी कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो कभी भी बकरी गाय नहीं हो सकती और गाय बकरी नहीं हो सकती। तो ये वाला जो वेन डायग्राम है आपका, ये शो कर रहा है कि सभी बकरी गाय हैं या फिर सभी गायें बकरी है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गाय बकरी दोनों के दोनों दूध देने वाले जानवर हैं और मुर्गी अलग है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। भाई दोस्तों, समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक और अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए, सारे चैप्टर को मैं यहाँ पे टच करता हुआ चलूंगा। हर एक चैप्टर से अगर आपको रिवीजन के तौर पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आपको एग्जाम में बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि ये टाइप का क्वेश्चन तो मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। इसलिए ये 200 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि डिवाइड मल्टीप्लाई के लिए है, मल्टीप्लाई माइनस के लिए है, माइनस प्लस के लिए है और प्लस डिवाइड के लिए है, तो ये वाली इक्वेशन सोल्व करके क्या आएगा? बोर्ड मास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल कीजिए। यहाँ पे ये चीज लिखी गई है, इसका ध्यान देना है। क्या बोला गया है? बोर्ड मास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख दी गई है। इस पॉइंट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस को क्या बोला गया? प्लस के लिए सॉरी माइनस के लिए प्लस है, माइनस के लिए दोबारा से पढ़ते हैं। यदि डिवाइड का मल्टीप्लाई के लिए और मल्टीप्लाई का माइनस के लिए और माइनस का प्लस के लिए, तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपको क्या करना है? माइनस के लिए आपका मल्टीप्लाई के लिए माइनस है, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड जहाँ पे है वहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई के लिए माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से, ठीक है भाई, ये कुछ इस तरीके से साइन चेंज होंगे, ठीक है। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस कर देना है, जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है इसको देखते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसको बोर्ड मास से हमें सोल्व नहीं करना है। बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले आपको सारे ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑफ वाली मल्टीप्लाई सोल्व करनी है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आपको ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। बट उसके अकॉर्डिंग नहीं, हमें इक्वेशन के मतलब एक तरफ से सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये वाली इक्वेशन हमारी बन के आई है, ये वाली थी और ये वाली बन के आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये जाएगा 8 बार प्लस 12 और मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 10 से, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या हो गया? इसको मैं प्लस करूंगा क्योंकि दूसरा नंबर पे मेरा ये प्लस आ जाएगा। तो 12 और 8 को करूंगा 20 और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरे स्थान पे मेरा यही तो आया था ना, तीसरे पे। पहले पे मैंने इसको सोल्व किया, दूसरे पे मैंने इसको सोल्व किया, फिर उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा। तीसरे पे मेरा ये आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 10। फिर लास्ट में मैं जो आएगा उसको सोल्व करूंगा, तो 40 को 10 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो ये बोला गया ना कि बोर्ड मास का नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, उसके बाद जहाँ पे मल्टीप्लाई थी वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट हमने जहाँ पे माइनस दिखा वो माइनस को सोल्व किया, जहाँ पे प्लस दिखा प्लस को सोल्व किया, जहाँ पे मतलब पहले स्टेप पे आपने जो था वो किया, दूसरे स्टेप पे जो था वो किया, तीसरे स्टेप पे जो था वो किया। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, यदि स्टोव को कोड किया जाता है EVOTS में और कैंडल को कोड किया जाता है ELDNAC में, तो रिपोर्ट को आपको बताना है कैसे कोड किया जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। इसे आप समझ सकते हैं कि हर एक टाइप से क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टोव को किस तरीके से लिखा गया है, इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग, ठीक है। स्टोव को कैसे लिखा गया? जो पहले पे था उसको लास्ट पे ले गए, जो लास्ट में था उसको पहले पे ले आए, जो सेकंड फर्स्ट था उसको सेकंड लास्ट बना दिया, और जो सेकंड लास्ट था उसको सेकंड फर्स्ट बना दिया, और बीच वाले को वैसे का वैसे ही रख दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया स्टोव को कैसे कोड किया गया था, इस तरीके से। अगर स्टोव कैसे किया गया है तो कैंडल को भी वैसे ही किया गया होगा। सी को पहला था जो लास्ट बना दिया, लास्ट था उसको पहला बना दिया, वैसे ही क्रॉस करते करते हमने इनका इस तरीके से कोड कर लिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, अगर बीच में कोई नहीं बचता है और यहाँ पे मतलब सारे के सारे 6 पेयर यानी कि 6 थे अल्फ़ाबेट और 6 के 6 का क्रॉस कोड हो गया, तो बीच में कुछ जरूरी नहीं है कि बीच में कोई ना कोई आएगा, ठीक है। बीच में अगर सिंगल बचता है तो तभी बीच वाले को सीधा वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है।
अब बात आती है रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट को भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे आर को लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट लिख देंगे और लास्ट वाले को फर्स्ट लिख देंगे। सेकंड फर्स्ट को सेकंड लास्ट बना देंगे, आर को फिर वैसे ही आप यहाँ पे सेकंड फर्स्ट बना देंगे, ठीक है। फिर पी को आप वैसे लिख देंगे और ओ को भी वैसे लिख देंगे। तो आपका जो कोड बन के आएगा वो TROPER आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरीके की कोडिंग भी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। अभी कोडिंग के और भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं आगे आने वाले पार्ट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 4-5 वर्ड दे दी जाएंगे, उनका एक सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लगा सकते हैं इनको एक सीक्वेंस में। देखिए बालक है, व्यवसाय है, विवाह है, शिशु है, शिक्षा है। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो एक शिशु होगा, शिशु से वो बालक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो चौथा नंबर आएगा, पहले पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 4 तो देख सकते हैं, किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका राइट आंसर बन सकते हैं। बट आगे के भी चेक कर लेते हैं। दूसरे पे आपका बालक बनेगा, शिशु से बालक बनेगा, फिर वो एक शिक्षा लेगा, तो 5वां आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद फिर वो व्यवसाय करेगा और व्यवसाय के बाद में शादी करेगा। तो इसका मतलब पहले वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप उनको भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे। देखिए एक पुष्प विक्रेता है, उसके पास 133 गुलाब है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2015 में आपका आया था SSC GD के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे 133 का 5/7 निकालिए तो कितना आएगा, 133 का अगर 5/7 निकाला जाए तो आपका कितना आएगा, 95 आ जाएगा। तो 95 को आपको 133 में से माइनस करना है, बचे हुए कितने होंगे आपके, उसके बाद कितने गुलाब शेष बचेंगे, 38 बच जाएंगे। 133 में से 95 जाएगा तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में आया था 2015, SSC GD 2015 में ये आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न आकृति आपकी ये है और उत्तर आकृति ये 4 दे रखे हैं। इस वाली आकृति का यूज करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है नीचे दी गई आकृतियों में से। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो इसको सोल्व करते हैं। जब भी इस तरीके से पूछा जाता है ना कि कोई प्रश्न आकृति दी होती है और उसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी लाइन्स होंगी उसमें जो भी दे रखा होगा उनको काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक 9 ये हो जाएगी, 10 11 और 12, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 12 हैं। तो आपकी जो भी आकृति बनेगी उसमें 12 लाइन होनी चाहिए सबसे पहले। मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही इसके साथ में नहीं बन रहा है। फिर सी ऑप्शन की बात करूं तो इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 ये हो जाएगी, 6 7 8 9 नहीं बन सकती है ये वाली। फिर मैं बी ऑप्शन पे आता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें हो गया 15, तो ये भी नहीं बन सकती है। अब इस ऑप्शन की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से लाइन काउंट कर लीजिए, और जितनी भी लाइन उसमें दे रखी है, जितनी लाइनें दे रखी होगी उसमें जैसे 12 है तो 12 किस में है, तो आप उसमें देख लीजिए, आप आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, आई थिंक ये, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सभी बच्चे, यानी कि ये बच्चा है और सभी के सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी के सभी विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से एक आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा सा दिया हुआ है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो वेन डायग्राम आपका बन के रेडी हो गया है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी आपके खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं। सभी क्रिकेटर खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेटर की तो कोई बात ही नहीं की गई है। सभी बच्चे यहाँ पे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। क्रिकेट जो आ गया है इससे पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इससे हमें चेक भी नहीं करना है, इसको हमें कुछ भी चेक नहीं करना है इसमें कि ये राइट है या नहीं है। बट इसमें जो क्रिकेट एक्स्ट्रा आ गया है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी देखिए बच्चे क्या है, विद्यार्थी, और सभी के सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो सभी बच्चे आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सेकंड वाला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उसमें मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। यहाँ पे बोला गया है दक्षिण दिशा में, यानी कि इस डायरेक्शन में उन्होंने मुंह कर रखा होगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है मुंह करके बैठे हैं। उनमें मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। अगर प्रवीण को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो उसका दाईं ओर ये हो जाएगा, यानी कि राइट साइड ये हो जाएगा, और यहाँ पे राजू उसकी साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि भाई इनका मुंह इस डायरेक्शन में है तो प्रवीण को मैंने यहाँ पे बैठाया, और जो मोहन है वो बालू और राजू के बीच में है, और राजू कहाँ है, प्रवीण के दाईं ओर है। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा दाईं ओर, तो इसका मतलब ये प्रवीण के इस साइड में बैठ जाएगा, मोहन यहाँ पे आएगा और बाबू यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित बालू के दाईं ओर है, इसका मतलब अमित अगर यहाँ पे बैठा है तो ये बालू, अगर बालू यहाँ पे बैठा है तो अमित यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसके बाईं ओर है। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर बोला जाए तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। तो सबसे दाईं ओर तो भाई सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दाईं ओर अमित बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अमित जो है पंक्ति के सबसे दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दाईं ओर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए पहले 2 लाइन मैंने पढ़ी, उसमें पूरा यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका था। ठीक है, उसके बाद बस आपको अमित जो बताया गया था वो बाबू के बाईं ओर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमित इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात करनी है आपको। ये इसमें लुप्त संख्या ये वाली है, ये आपको बताना है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीनों छोटी संख्या, नीचे वाली बड़ी संख्या लिखी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के ये वाली संख्या बन रही होगी। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है देखिए 6 पंजे 30 और 4 34, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस नीचे वाला नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और 2 30। अब यहाँ पे बताना है इन दोनों में मल्टीप्लाई करके कौन सी संख्या यहाँ पे प्लस की जाए कि 30 बन जाए। तो 8 दिया 24, तो यहाँ पे 24 में क्या प्लस किया जाए कि 30 बन जाए, तो प्लस 6 करेंगे ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई इतनी स्पीड से और इतने अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं खर्च हो रहा है। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, 25-25 करके 8 पार्ट में मैं इनको खत्म करूंगा 200 क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको सॉरी बताना है ये वाला यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें भी भाई आपका +3 चल रहा है। अगर मैं इसमें भी देखिए +3 डायरेक्ट नहीं चल रहा है, बी से ई में जाएंगे आप +3, सी से एफ में जाएंगे +3, डी से जी में जाएंगे +3। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है डी से नेक्स्ट आपको बताना है। ठीक है, डी में +3 करेंगे तो जी, बी में +3 करेंगे तो आपका ई, और सी में आप +3 करेंगे तो एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जी ई एफ इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, जी ई एफ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 25 में देखिए 0.15 लिखा है, 0.3 लिखा है। नेक्स्ट आपको बताना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 0.15 का आपका डिफरेंस है इनके बीच में। तो इसका मतलब 0.15 का डिफरेंस, इसका मतलब इसमें 0.15 प्लस किया गया होगा, यानी कि 0.15 प्लस किया गया होगा, तो 0.13 बन गया, 3 बन गया यार, सॉरी। ठीक है, अब इसमें 3 में आप पॉइंट यानी कि डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम डबल कर देंगे तो 0.3 को 0.3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। फिर 0.6 प्लस करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। 1.2 और 1.2 को प्लस करेंगे तो आपका 2.4 हो जाएगा। यानी कि जो पहले लिखा है उसको डबल करके लिख देना है बस, उसमें या 2 की मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन सभी का आंसर इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करिए जाके, और इसकी पीडीएफ और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का एक बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, सौरभ मलिक 17 की सर्च करिए, वहाँ पे जाकर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी मैसेज का रिप्लाई मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।